Yesterday, we have learned a lot about the respiration system. रेस्पिरेशन का पूरा हमने नॉलेज ले ली थी, लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे कि कुछ एनिमल्स में, जैसे हमने नाम बताए थे आपको, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें किसके थ्रू होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कौन करता है, ये बताया हमने कि सेल मेम्ब्रेन करती है। अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म में स्किन करती है। ऐसे ही इंसेक्ट्स में कौन करती है, स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया। एक्वेटिक एनिमल्स में कौन करती है, गिल्स। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन करते हैं, लंग्स। तो लंग्स की तो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली, लंग्स की तो हमने पूरा पूरा मैकेनिज्म पढ़ ली, लेकिन अब हमें थोड़ा इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा सा दो दो पॉइंट्स इनके थोड़ा सा देख लेते हैं। और मैंने कल भी बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैविंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ज्यादातर एल्वियोलाई में भी हमने बताया था कि लंग्स में जो प्रोसेस चल रही है उसमें भी एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में कौन सा वो चल रहा था, डिफ्यूजन ही तो हो रहा था गैसेस का। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए ज्यादातर तो एनिमल्स में डिफ्यूजन ही होता है, और डिफ्यूजन ही प्लांट्स में भी होता है, डिफ्यूजन प्लांट्स में भी होता है। बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सब में अलग अलग होते हैं ज्यादा। यूनिसेलुलर में सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, अर्थवॉर्म में स्किन काम करती है, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स काम करते हैं, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स काम करती हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जितने भी हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनमें लंग्स काम करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर करूं कि अगर जो पानी में हम तो करते हैं, एयर में रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमन, अगर वो पानी में अगर डाल दिया जाए ह्यूमंस को, तो वो थोड़ी देर बाद मर क्यों जाते हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण ये इसका कारण सिंपल सा है कि इसका कारण यही है कि हमारे जो हमारी जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो इस टाइप का बना हुआ है कि वो केवल एटमॉस्फेरिक एयर को ही क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन का, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको भी डिफ्यूजन कर ले। डिफ्यूजन की प्रोसेस तो केवल एल्वियोलाई में होती है, हमारी स्किन के थ्रू वो प्रोसेस नहीं की जा सकती। काश अगर ऐसा होता कि हम डिफ्यूजन से ही करते, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही हम रेस्पिरेशन करते, तो क्या होता? तो ये होता कि ह्यूमंस की पूरी स्किन जो है ये कैसी होती, मॉइस्ट होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी, मॉइस्ट। अगर मॉइस्ट ये होती पूरी, जैसे और एनिमल्स की होती है, मॉइस्ट होती है उनकी स्किन, तो हमारी अगर एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि हमारी मॉइस्ट होती है स्किन, और मॉइस्ट के बाद में अगर ये वाटर के अंदर से अगर ये डिफ्यूजन भी करती, तो हमारी बॉडी कितनी लार्ज है, लार्ज बॉडी होने की वजह से क्या कर रही है, वो स्किन में से अगर डिफ्यूजन होता तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ही 3 साल लग जाते कम से कम। हर बॉडी के पार्ट्स में पहुंचने में 3 साल लग जाते कम से कम। तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा कि ह्यूमन के अंदर अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही अगर किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को पहुंचने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुंचने में। इसलिए ह्यूमंस के अंदर यानी टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ही वो इनटेक करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको लंग्स के थ्रू करते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा ये जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा में। तो अमीबा आपको मालूम है, अमीबा के अंदर हमने क्या देखा था, डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन भी देखा था, होलोजैक टाइप का डाइजेशन होता है उसमें। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अमीबा के अमीबा में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रेस्पिरेशन। तो मैंने बताया था आपको, अमीबा या अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, ऑल द यूनिसेलुलर एनिमल्स हैविंग सेल मेम्ब्रेन, सो दे यूज देयर सेल मेम्ब्रेन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में वो उसको यूज कर रहे हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन किसके संपर्क में रहते हैं, वो किस में रहते हैं, ये अमीबा किस में रहता है, वाटर में। तो वाटर के अंदर क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन को वो क्या करता है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी के संपर्क, पूरे वाटर रहता है और वो ऐसे पूरे बॉडी के संपर्क में, कांटेक्ट में वाटर है, तो वाटर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के उसकी सेल मेम्ब्रेन के में से एंटर करके और बॉडी के अंदर चली जाती है अमीबा के अंदर।
अब अमीबा क्या कर लेता है, उसको ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे करता है, ऑक्सीडेशन में करता है। यानी वही प्रोसेस होती है जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है वहां पे भी। अब उस ऑक्सीडेशन में वो यूज करता है तो वहां से कौन सी क्या जनरेट होती है, रेस्पिरेशन होता है उसका। अमीबा में रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो बनेगा क्या यहाँ पे प्रोडक्ट, CO2 बनेगी। वाटर बनेगा तो वाटर वहां पे डिजोल्व हो ही, वाटर तो निकल ही जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या बना, CO2, और कुछ एनर्जी बनेगी उसके लिए। तो CO2 जो बना वो क्या होगा, वापस फिर डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, वाटर में। यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा था, जिस वाटर बॉडी में वो रह रहा है, उसी में फिर वो डिफ्यूज कर देगा CO2 को। और CO2 डिफ्यूज हो जाएगी तो CO2 जल्दी घुलती है, मोर सॉल्युबल देन O2। O2 से ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो जल्दी से पानी में वो डिफ्यूज हो जाती है। तो ये प्रोसेस तो मिलेगी अमीबा में। ओके, अब देखते हैं हम अब अर्थवॉर्म में। अब अर्थवॉर्म किसके कांटेक्ट में रहता है, अर्थवॉर्म तो सॉइल में रहता है। अर्थवॉर्म सॉइल में रहता है, और हमने बताया था कि अर्थवॉर्म जो होता है वो किसके थ्रू करता है रेस्पिरेशन, अर्थवॉर्म किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू। तो स्किन उसकी कैसी होती है, थोड़ी मॉइस्ट स्किन होती है। वो जिस सॉइल में रहता है, वो सॉइल के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। तो अब क्या करेगा, वो स्किन के थ्रू सॉइल के संपर्क में आएगा, तो वो क्या करेगा, डिफ्यूजन होगा, O2 का डिफ्यूजन होगा, और उसकी स्किन के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगी। अब देखो अमीबा में तो ब्लड नहीं मिल रहा था, अमीबा में तो ब्लड नहीं था, लेकिन अर्थवॉर्म के अंदर तो ब्लड रहता है। देखा है आपने अर्थवॉर्म को, अर्थवॉर्म को मैंने लेबोरेटरी में दिखाया था आपको, अर्थवॉर्म के अंदर ब्लड रहता है। तो अर्थवॉर्म के अंदर तो क्या होगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी उसकी स्किन के थ्रू, तो वो कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो वहां पे सारी बॉडी के सेल्स में वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। वहां पे फिर वही प्रोसेस चलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 बनती है, और CO2 बनने के बाद में वो फिर कहाँ पे आ जाती है, CO2 ब्लड में आ जाती है। ब्लड से फिर कहाँ पे, स्किन के थ्रू कहाँ पे निकल जाती है, जहां से आई थी वहीं पे डिफ्यूज हो जाती है वो। तो ये प्रोसेस स्किन के थ्रू चल रही है इसमें। आगे समझ में। अब हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे फिश देखते हैं हम, एक्वेरियम आपने देखा ही है। एक्वेरियम में आप काउंट करके देखना कि एक्वेरियम में 1 मिनट में जो फिश है वो कितनी बार पानी अंदर लेती है और कितनी बार गिल से बाहर निकालती है। वो हर बार मुंह खोलती है और पानी अंदर ले लेती है। मान लीजिए ये फिश है, फिश का ये मुंह है, और उसी के हेड के दोनों साइड में, ये हेड है मान लो फिश का, तो हेड के बोथ साइड में क्या मिलते हैं, उसके गिल्स मिलते हैं। और गिल्स जो है कवर रहते हैं ओपर्कुलम से, एक ढक्कन जैसे होते हैं, उनसे कवर रहते हैं, और उनको अगर हटा के देखेंगे तो उनके अंदर गिल्स होते हैं। अब होगा क्या, बार बार वो पानी अंदर लेगी, मुंह खोलती है, पानी अंदर लेती है, और पानी जो लेगी, वाटर जो अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, गिल्स के थ्रू निकालती है उसको बाहर। मुंह से नहीं निकालती है, वो गिल्स के थ्रू निकालती है। तो ये इस तरह से सर्कुलेशन होता है, वाटर अंदर जाता है और गिल से बाहर निकलता है, अंदर जाता है मुंह से और गिल से बाहर निकलता है। तो इसी के उसमें गिल्स जो है किसके संपर्क में आ जाते हैं, वाटर के कांटेक्ट में। तो वाटर से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन किस में डिफ्यूज हो जाती है, गिल्स में। और गिल्स के आसपास क्या होता है, ब्लड होता है उसका, तो ब्लड में पहुंच जाती है। और ब्लड में पहुंचने के बाद में पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है। वहां से फिर सेल्स में क्या होता है, उसकी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होने में जो प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है। CO2 वापस आता है ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू वापस आके गिल्स के थ्रू वाटर में डिफ्यूज होके और बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई प्रोसेस। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स में भी हो गया। अब ह्यूमंस में हमने देख ही लिया, अमीबा में देख लिया, अमीबा में देख लिया, अर्थवॉर्म में देख लिया, एक्वेटिक एनिमल्स में देख लिया। अब इंसेक्ट्स में कैसे होता है, इंसेक्ट्स में मैंने बताया था स्पाइरिकल्स होती हैं और ट्रैकिया होती है। तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर स्पाइरिकल्स होती है, यानी एक ओपनिंग होती है बाहर। तो वो करते हैं एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेरिक एयर को, ऑक्सीजन को वो स्पाइरिकल के थ्रू, स्पाइरिकल एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो स्पाइरिकल में से O2 सप्लाई होती है और ट्रैकिया में पहुंच जाती है, और ट्रैकिया से फिर वो पूरी बॉडी के, ट्रैकिया से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। तो ऑक्सीजन पूरी सेल्स में सप्लाई हो जाती है, और वहां पे फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उससे CO2 बनती है, CO2 फिर वापस आती है ट्रैकिया से और स्पाइरिकल के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। तो ये प्रोसेस होती है। अब इनके अलावा प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है, क्योंकि प्लांट्स में दोनों प्रोसेस चलती हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन।
लेकिन ह्यूमंस में रेस्पिरेशन चलता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये दोनों प्रोसेस प्लांट्स में चलती हैं, तो रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको कल भी बताया था, जो फोटोसिंथेसिस में होता है उसका रिवर्स होता है रेस्पिरेशन में। समझाया था कि नहीं समझाया था? फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। अब होगा क्या, आप सभी को मालूम है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आप पहले तो ये देखेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन होता कहाँ-कहाँ पे है। प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में कई सारे पार्ट्स में, जैसे स्टेम अलग पार्ट है, लीव्स अलग पार्ट्स हैं, रूट्स अलग पार्ट्स हैं। तो हर जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग पार्ट में इंडिविजुअली रेस्पिरेशन होता है। जैसे स्टेम में अलग हो रहा है रेस्पिरेशन, लीव्स में अलग हो रहा है और रूट्स में अलग हो रहा है। और जबकि ह्यूमंस और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, वो एक सिंगल बॉडी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। मान लो हम हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन हमारा लंग्स उसमें लीवर में भी चल रहा हो, हमारे टांगों से चल रहा हो, हाथों से अलग चल रहा हो और सर से अलग चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। हमारा कहाँ पे हो रहा है रेस्पिरेशन? केवल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये केवल लंग्स के थ्रू होता है बस, और इनमें अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो रूट्स में इंडिविजुअली चलता है, स्टेम में इंडिविजुअली अलग से चलता है और लीव्स में अलग से चलता है। अब ये चलता कैसे है? ये चलता कैसे है? और प्लांट्स में और एनिमल्स में, यानी ह्यूमंस के जो रेस्पिरेशन उसमें और प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? तो ये हम थोड़ा-सा इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है देखिए, प्लांट्स में आपको मालूम है, सबसे पहले लीव्स पे चलते हैं हम। लीव्स में ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती हैं? लीव्स में होती हैं स्टोमेटा, यानी लीव्स जो है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा वो जो होते हैं वेरी टाइनी पोर्स होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत ही छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। तो उसमें से प्रोसेस कौन सी होगी प्लांट्स में भी? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होगी? डिफ्यूजन। प्रोसेस डिफ्यूजन ही होगी, यानी कि प्लांट एनवायरनमेंट में ही है, प्लांट जो है एनवायरनमेंट में ही है, तो एनवायरनमेंट की ही O2 को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किसके थ्रू करेगा? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा से ही डिफ्यूज होगी, मतलब स्टोमेटा में से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के और कहाँ चली जाएगी? सेल्स में जाएगी। और सेल्स में फिर क्या होगा? सेल्स के अंदर क्या मिल रहा है? सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा यानी एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें CO2 इवॉल्व होगी, CO2 ATP और H2O इवॉल्व होगा। तो H2O तो है, किसके थ्रू चला जाएगा? H2O जो बनेगा वो तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पत्तियों से बाहर डिफ्यूजन होके वो भी निकल जाए, CO2 भी डिफ्यूज होके निकल जाएगी। या फिर अगर दोनों प्रोसेस अलग, अगर कब होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस? डे एंड नाइट दोनों टाइम पे होती है। डे के टाइम पे भी होती है रेस्पिरेशन और नाइट के टाइम पे भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझना दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना। जैसे डे टाइम में चल रही है प्रोसेस, डे टाइम में मान लो फोटोसिंथेसिस तो चल ही रहा है, डे में सनलाइट है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बने? फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज हो रहा है? CO2 यूज हो रहा है एंड H2O यूज हो रहा है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। द CO2 क्या हो रहा है फिर? CO2 में से CO2 रिड्यूस हो रही है, CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में बन रही है, यानी ऑक्सीजन बन रही है और ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस, आप देखो ग्लूकोज यहाँ पे बन गया और O2 बन गई। तो जो O2 बन रही है इसमें कुछ अमाउंट में तो रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। जो O2 यहाँ पे बन रही है वो कुछ उसका कुछ अमाउंट तो रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? O2। और कुछ अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट होता है वो दिन में स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरमेंट में निकल जाता है। समझ में आई? तो इसमें नेट नेट गैसेस एक्सचेंज क्या हो रहा है डे टाइम में? नेट गैस का एक्सचेंज, यानी कि अगर हम नेट वो देखें कि कितने अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रही है।
ज़्यादा अमाउंट में डे टाइम में ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रही है और कम अमाउंट में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए कुछ अमाउंट बचा रह जाता है O2 का, वो क्या होती है स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है डिफ्यूज होकर के और एनवायरनमेंट में चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या देते हैं, वो O2 देते हैं। इसलिए दिन के टाइम में हमें पेड़ के नीचे आराम से, प्लांट के नीचे आराम से बैठना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है पेड़ों के आसपास। लेकिन यही प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में सनलाइट तो है नहीं, क्या नहीं है, सनलाइट तो है नहीं, तो सनलाइट नहीं होने की वजह से क्या नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। सनलाइट नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूस चलेगा ही चलेगा। रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए, O2 चाहिए। O2 कहाँ से लेगी वो, क्योंकि उनके अंदर तो O2 बन नहीं रही है फोटोसिंथेसिस में, तो वो कहाँ से लेंगे उसको, एनवायरनमेंट से लेंगे। तो एनवायरनमेंट से किसके थ्रू लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। स्टोमेटा से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी और कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, सेल्स में जाएगी। सेल्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से CO2 जनरेट हो, क्या जनरेट होगी, CO2 जनरेट होगी। CO2 डिफ्यूज होके कहाँ चली जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी। इसलिए नाइट के टाइम पे हमें प्लांट्स और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो उल्टा CO2 तो छोड़ रहे हैं और O2 को वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं रात के टाइम पे पेड़ों के नीचे, इसलिए नहीं सोना चाहिए। इज इट क्लियर, कुछ समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्वेश्चन मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या रिप्लाई देंगे, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस चल नहीं रही है, तो O2 नहीं बन रही है। O2 नहीं बन रही है तो O2 कहाँ से लेंगे, वो एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट कहाँ है उसका, पेड़ के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तो वहां से O2 को क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। वहां से O2 को ले लेंगे और बनेगा क्या, एक्सेसिव अमाउंट में CO2 बनेगा। CO2 को कहाँ डिफ्यूज करेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिफ्यूज करेंगे। तो उसके आसपास का जो एरिया कैसा हो जाता है, प्लांट्स के आसपास जो भी पेड़ है उसके आसपास का एरिया कैसा हो जाता है, लेस अमाउंट ऑफ O2 एंड मोर मोर अमाउंट ऑफ CO2। ज्यादा अमाउंट में CO2 मिलती है वहां पे और कम अमाउंट में क्या मिलती है, O2 मिलती है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए अब दोनों। मान लीजिए ह्यूमन में भी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा और हमने प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन पढ़ लिया, पता चल गया कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है इसमें। और नेट अमाउंट जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कैसे हो रहा है, डे टाइम में कैसे हो रहा है, नाइट टाइम में कैसे हो रहा है, डे टाइम में क्या कौन सी गैस ज्यादा बन रही है और नाइट टाइम में कौन सी ज्यादा गैस बन रही है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए। ह्यूमंस यानी कि जो एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन जो होता है उसकी rate कैसी होती है बताइए। उसके ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है या फास्ट होती है, कैसी रेट होगी। और एक बात और सुन लीजिए, हाँ उससे पहले डिफरेंस करने से पहले एक बात और सुन लीजिए कि जो प्लांट्स जो होंगे, मैंने अभी बताया था आपको, प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग अलग पार्ट्स में इंडिविजुअली चलता है। जैसे रूट्स के अंदर अलग चल रहा है, स्टेम के अंदर अलग चल रहा है और लीव्स के अंदर अलग चल रहा है। तो लीव्स में स्टोमेटा है इसलिए चल रहा है। स्टेम के अंदर क्या, स्टेम के अंदर क्या स्टोमेटा होते हैं क्या सयानी, स्टेम क्या, स्टेम में स्टोमेटा मिलते हैं, मिलते हैं। ओके, स्टेम स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं, तो इस वो स्टेम में भी डिफ्यूजन किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। लेकिन जो कुछ, हाँ रूट्स में भी बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं अभी उसी पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, रूट्स में कैसे होगा ये भी बता रहा हूँ। तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं तो स्टोमेटा के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो प्रोसेस चल रही है। स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं तो उसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू ये प्रोसेस चल रही है। लेकिन जो बॉडी प्लांट्स जो होते हैं ना जिनमें बार्क होती है, उनके ऐसे एक तो सॉफ्ट होते हैं, एक तो सॉफ्ट स्टेम होते हैं, तो उनमें तो ठीक है स्टोमेटा के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन जिनमें बार्क होती है और वो बहुत बड़ा, जिसपे मतलब छिलका होता है ना उनका प्लांट्स का और सूखा हुआ होता है, पेड़ के छिलके देखे होंगे, उनमें क्या होता है, उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना, लेंटिकल्स। ओके, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के थ्रू होता है वो, है ना? तो बार्क जो मोटी बार्क होती है उनमें लेंटिकल्स मिलते हैं, उसके थ्रू वो डिफ्यूजन होता है। और
अब बात आती है रूट्स की, तो हमें पता है रूट्स सॉइल के अंदर होती हैं। सॉइल में भी ऑक्सीजन मिलती है, सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन मिलती है। तो रूट्स जो होती है, रूट्स के हेयर्स मिलते हैं। रूट्स में आपने देखा होगा कभी, आप देखना मूली जो रेडिश होती है उसको या कैरेट को जो देखेंगे, तो जब उसको देखेंगे तो उसमें छोटे-छोटे हेयर्स आपको दिखाई देंगे। देखे हैं कभी मूली में हेयर्स? मूली के जो हेयर्स होते हैं या कैरेट कैरेट के जो हेयर्स देखें, जैसे पूरा का पूरा प्लांट है उसमें जहाँ देखेंगे थोड़े-थोड़े हेयर्स मिलेंगे उसमें। देखे हैं ना आपने? हेयर्स। हाँ, तो जो हाँ, हाँ, तो जो रूट्स हैं वो इस तरह से हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स किसके कांटेक्ट में रहते हैं? सॉइल के कांटेक्ट में। तो सॉइल में क्या है? सॉइल के अंदर क्या है? सॉइल के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व घुली हुई है उसमें। तो O2 के कांटेक्ट में है, तो O2 डिफ्यूज हो जाएगी डायरेक्टली, किसमें होगी? हेयर्स में। ओके, किसमें होगी डिफ्यूज? हेयर्स में, क्योंकि हेयर्स ही उसके संपर्क में है। उसके जो हेयर्स होंगे रूट हेयर्स जो हैं सॉइल के कांटेक्ट में है, तो वहां से डिफ्यूज होके ऑक्सीजन किस में आ जाएगी? हेयर्स में। और हेयर्स से रूट में, रूट के सारी जितनी भी सेल्स होंगी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, और वहां पे फिर जितनी सेल्स होंगी उनमें O2 की जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के बाद में CO2 जनरेट होगा, और फिर वो CO2 फिर किसके थ्रू निकल जाएगा? हेयर्स के थ्रू ही फिर डिफ्यूज होके सॉइल में चला जाएगा। तो ये तो थी प्लांट्स में। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो हमने एनिमल्स में देख लिया, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में किस तरह से हो रहा है, और प्लांट्स में भी देख लिया। अब आप खुद कंपेयर कर लेना। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो इस चीज को, कि आखिर प्लांट्स के में और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस एक तो यही दिखाई दे रहा है हमें, जो एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक यूनिट के रूप में होता है। सिंगल सिंगल फॉर्म में होता है, एक उसकी पूरी बॉडी एक यूनिट का काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में इंडिविजुअली हो रहा है। रूट्स में अलग हो रहा है, लीव्स में अलग हो रहा है, स्टेम में अलग हो रहा है। जबकि ह्यूमन्स में या फिर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। वो पूरी-पूरी सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। आ गया समझ में? सिंगल यूनिट की तरह ही काम करता है, रेस्पिरेशन जो होता है। ओके? तो एक ये डिफरेंस थोड़ा-सा याद रख लेना, कि कैसे इसमें डिफरेंट पार्ट्स में अलग-अलग चल रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट में ना चल कर के चल रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। ओके? ये तो हुआ रेस्पिरेशन। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम जो अ, एक्सक्रीशन के बाद में जो हमारा जो रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें हम CO2 ही छोड़ते हैं। यानी मुँह से जो हमें जो मुँह से हम जो भी कुछ छोड़ रहे हैं, हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। नेज़ल कैविटी से, यानी नोज़ से और मुँह से, माउथ कैविटी से जो कुछ हम छोड़ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उसमें CO2 प्रेज़ेंट है। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। हम क्या लेंगे? अच्छा मुझे बताइए, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या चीज़ है? मैंने बताया था आपको, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? लाइम। कौन-सा लाइम होता है? कौन-सा लाइम है? स्लेट लाइम, स्लेट लाइम। ओके, तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेश लाइम वाटर लेंगे। ओके, यही कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अब हम क्या करेंगे, एक हम जो कोकोनट वाटर पीने के लिए या कुछ भी वो करने के लिए क्या स्ट्रॉ यूज करते हैं, तो मान लीजिए स्ट्रॉ हमने लगा ली मुंह से, और उसको लगा के टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें किसके संपर्क में, किससे टच कर ली वो? फ्रेश लाइम वाटर से। फ्रेश लाइम वाटर में हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे? ब्लोइंग करेंगे। ब्लोइंग मतलब हवा उसको इंटर करेंगे हम किसके थ्रू? माउथ के थ्रू हम उसमें हवा देंगे, यार दोबारा खाते हैं हम ऐसे ही। हम अपने बॉडी से जो लंग से जो निकल के आ रही है उस हवा को किस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिलेगा उसका, जिससे हम ब्लोइंग करते हैं, हम ब्लोइंग कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही अंदर के अंदर हवा जो जाएगी, जो एयर हम दे रहे हैं वो जो जाएगी, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, एकदम मिल्की वाटर हो जाता है, एकदम दूध जैसा हो जाता है वो पानी जो।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसा हो जाता है? मिल्क जैसा, मिल्की वाटर बन जाता है। अब ये चीज़ हम क्या क्या करेंगे? किसी सिरिंज सिरिंज होती है ना, सिरिंज, यही काम हम क्या करेंगे? उसमें क्या, उससे हवा देंगे, सिरिंज से। उसमें सिरिंज नहीं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसी को हम बार-बार देंगे। बार-बार ब्लोइंग करेंगे उससे, उसमें हवा देंगे। हमने कुछ हमने जो हवा दी थी, यानी हमने जो ब्लोइंग की थी, उसकी कंपैरेटिवली उसका जो वाटर होगा, जो फ्रेश लाइन होगा। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो मैं केवल सबको म्यूट कर दिया है मैंने, ओके। सयानी अपने आप को अनम्यूट कर लो बस, सयानी। हाँ, ओके। आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? हाँ, ओके। तो हाँ, क्योंकि आप लोग ना अनम्यूट नहीं करते हो सभी, तो डिस्टरबेंस होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जब हम कंपेयर करेंगे, तो जिसमें हमने हमारे माउथ के थ्रू जो एयर एंटर की थी, वो तो चेंज हो गया था बिल्कुल मिल्की वाटर में, एकदम दूध जैसा सफेद। और जो हम सिरिंज के थ्रू जो हम एंटर कर रहे थे एयर को, उसमें बहुत कम मात्रा में, थोड़ा थोड़ा ही, मतलब व्हाइट वाटर हुआ था, एकदम बहुत कम मात्रा में हुआ था मिल्की वाटर, कंपेयर टू द सेकंड टेस्ट ट्यूब। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो हमने हवा दी थी, उसकी बजाय उसमें कम होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि जो हम लंग्स के थ्रू जो निकल के आ रही है, लंग्स के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट हो रही है, उसमें CO2 है तब, क्योंकि CO2 की रिएक्शन जब होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, तो वो जो वाटर वो है चेंज हो जाता है, इसलिए ये प्रोसेस हो रही है। तो इसमें पूरा रेस्पिरेशन अब आपका एक तरह से खत्म हो गया, सारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं बचा। जितने भी पॉइंट्स थे आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, थोड़ी थोड़ी चीजें और हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर इनमें से अगर टच भी करता है क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर दे सकें। जैसे लोग बाग क्या करते हैं, हमने रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया, लोग स्मोकिंग करते हैं, और आप स्मोकिंग के लिए जब भी मूवी आती है या कोई भी सीरियल जब देखते हैं, तो उसमें जब भी स्मोकिंग करते हैं तो एक प्रिकॉशंस लिखी हुई आती है उसमें, या फिर कोई भी पैकेट्स जो होता है, सिगरेट का पैकेट्स जो होता है, या कुछ भी पैकेट्स जो भी हम तंबाकू च्यूइंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए एडवर्टाइज, जो भी एडवर्टाइज आता है या फिर सीरियल में या मूवी में दिखाया जाता है, तो उसमें एक वार्निंग आती है कि च्यूइंग tobacco एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आता है ना, आता है ऐसा लिखा हुआ। तो आप, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? दोनों चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसका रीजन क्या है? एक तो हम स्मोकिंग करते हैं, वो भी हमारे लिए इंजूरियस है, और हम तंबाकू च्यूइंग करते हैं, वो भी इंजूरियस है। आप बताओगे सयानी, क्या होता होगा इसमें, अगर स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता होगा? वेरी गुड, ठीक, गुड। हाँ, हमारी जो ट्रैकिया होती है, देखो हमने बताया था कि जो नेजल पैसेज होती है, इसमें म्यूकस होता है और थोड़े हेयर्स भी होते हैं। हेयर्स और नेजल पैसेज में म्यूकस बनता है, तो ये पहले जो भी एयर आएगी इसमें ट्रैप, कोई भी पार्टिकल्स अगर आएगा तो इसमें ट्रैप हो जाएगा, म्यूकस और हेयर्स ट्रैप कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर अंदर जैसे तैसे अंदर भी चला जाता, हमारी जो ट्रैकिया होती है, इसकी इनर लाइनिंग जो होती है, ट्रैकिया की इनर लाइनिंग पर सिलिया मिलते हैं, वही सिलिया जो पैरामीशियम में थे, वही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और वो मूवमेंट करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो हर चीज को बाहर की तरफ धकेलते हैं, अंदर ना ले जा करके वो ऊपर की तरफ धकेलते हैं। यानी कि जब अगर लंग्स में कोई चीज, लंग्स से पहले ट्रैकिया में कोई चीज अगर पार्टिकल एंटर भी कर जाता है, तो उसको बाहर की तरफ धकेलने का काम करते हैं वो, ना कि लंग्स में ले जाएंगे। तो सीलिया उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी भी चीज अंदर, जो सीलिया जो होते हैं वो ऊपर की तरफ धकेलते हैं, यानी कि अपवार्ड मूवमेंट होता है उनको, ना कि डाउनवर्ड्स मूवमेंट। उनका जो मूवमेंट होगा सिलियाज का, वो इस तरह से होगा, जो ऊपर की तरफ धकेलेंगे वो इस तरह से, अपवार्ड मूवमेंट होगा वो, ना कि नीचे की तरफ धकेलेंगे। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी चीज अगर
नेजल पैसेज के थ्रू अगर चली भी जाती है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको नेजल पैसेज से, ना कि लंग्स में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, इसमें क्या होता है आपने बताया, एक तो यही इसका ड्रॉबैक है कि स्मोकिंग करने वाले जो होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें क्या होगा, स्मोकिंग करने से जो स्मोक जाता है उससे सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और सीलिया डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी पार्टिकल्स अगर अंदर जाएगा तो उसको बाहर की तरफ नहीं धकेलेंगे वो, जबकि लंग्स में चले जाएंगे। तो एक तो ये होगा इसका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा, जो स्मोकिंग के थ्रू तंबाकू जो लिया जा रहा है वो लास्ट में कहाँ पे जाएगा वो, क्योंकि हमें पता है कि नेजल पैसेज से, फेरिंग से होते हुए, ट्रैकिया में होते हुए, ब्रोंकी में होते हुए, ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट में कहाँ पे, एल्वियोलाई में पहुंचता है एयर। तो स्मोकिंग के थ्रू भी एल्वियोलाई में क्या पहुंच जाएगी, स्मोकिंग के जो जो स्मोक है वो पहुंचेगा। तो ये क्या काम करेगा, एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई की जो लेयर्स होती है उसको क्या कर देगा, थिन बना देगा, थिन, बहुत ही थिन, जिससे कि जिससे क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वहाँ ठीक से नहीं हो पाएगा। और जब गैसेस का एक्सचेंज ठीक से नहीं होगा तो होगा क्या, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी और उस आदमी बार बार कफिंग खांसेगा, क्योंकि खांसने की जो प्रोसेस होती है और छींकने की जो प्रोसेस है, स्नीजिंग एंड कफिंग, दीज बोथ आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हिक्कप ऑल्सो। क्या चीज, हिक्कप, जो हम हिचकी लेते हैं वो भी रेस्पिरेशन का ही क्या है, रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है। हिक्कप, हिचकियां लेते हैं वो भी रेस्पिरेशन का ही है, खांसी आती है वो भी रेस्पिरेशन का ही वो है, और हमें स्नीजिंग जो होती है वो भी रेस्पिरेशन का से रिलेटेड है। कि जब प्रॉपर मात्रा में जब कोई डस्ट पार्टिकल जाता है लंग्स, उसको लंग्स से पहुंचने से पहले सीलिया उसको पुश कर देते हैं और ये हेयर्स ही रोक लेते हैं, तो उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको निकालने की कोशिश करती है क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको बाहर धकेलने का काम करती है। ऐसे ही दूसरी इसका काम हो गया। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, हिक्कप, हिचकी, हिचकी जो लेना, जो हिचकी बार बार कभी कभी हम हिचकी लेते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है प्रोसेस, रेस्पिरेशन से। और कभी कभी हम योनिंग करते हैं ना, मुंह खोल के ऐसे बहुत सारी CO2 को निकाल देते हैं, वो भी क्या प्रोसेस है, जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, यानी कि प्रॉपर मात्रा में हम फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, मान लो घर में पड़े हैं आराम से और खाना खा लिया और पड़े हुए हैं और मुंह खोल के और O2 निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हैं, और फ्रेश एयर आपकी बॉडी में नहीं जा रही है तो वहां पे O2 की आ गई कमी है आपकी बॉडी में, O2 की कमी आ गई तो CO2 ज्यादा जनरेट हो रहा है, CO2 बॉडी के अंदर ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब CO2 नाक के थ्रू तो निकल नहीं रहा है, उसके मुंह के थ्रू ही निकाल देते हैं, हाँ, मुंह करके आ करके योनिंग, बार बार योनिंग होती है। तो ये भी प्रोसेस किससे रिलेटेड है, योनिंग की। अगर आ जाता है क्वेश्चन योनिंग, जो हम मुंह खोल के और CO2 को निकालते रहते हैं बार बार, ये भी इसी से, क्योंकि बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो नाक के थ्रू तो निकल नहीं रही है, मुंह के थ्रू ही निकाल दो उसको ज्यादा मात्रा में। इसलिए अगर किसी को आलस आता है, आलस भी इसी की वजह से आता है, आलस जो होता है ना, जो आलस आता है, आलस का मतलब जानते हो ना, है, हाँ, तो आलस जो आता है वो हमें इसी की वजह से आता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हम कहते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, फ्रेश रहोगे, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे फ्रेश एयर मिलेगी, दिमाग खुलेगा, दिमाग में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचेगी, बढ़िया से खुल जाएगा दिमाग। इसलिए बच्चों को मॉर्निंग के टाइम पर ज्यादा नहीं सोना चाहिए, 4 या 5 बजे के समथिंग जग जाना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर होती है सुबह के टाइम पे, तो उसको भरपूर मात्रा में ले सकें। सोने के टाइम पे ब्रीदिंग की रेट जो है कम हो जाती है, और जब हम जगेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाएगी, बार बार ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, ज्यादा सप्लाई होगी ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो हमारी सेल्स हेल्दी रहेंगी। तो ये जो है थोड़ा सा आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए तो क्या बात है। तो ये अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर बाई चांस पेपर जो सेट कर रहा है उसके दिमाग में आ जाए कि चलो बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लो डेली लाइफ से रिलेटेड, कि आपको आलस क्यों आता है, क्या वजह है, कौन सी प्रोसेस ऐसी हो रही होगी इसमें, योनिंग जो होती है उसमें कौन सी
किससे रिलेटेड प्रोसेस है ये। तो तंबाकू च्यूइंग जो करते हैं वो भी क्या करती है, तंबाकू च्यूइंग भी इंजूरियस है। और हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेशन रिलेटेड क्या हुई, स्मोकिंग। स्मोकिंग के मैंने दोनों कारण बता दिए, या तो सिलिया को डिस्ट्रॉय करेगी या फिर एल्वियोलाई पे जाके इफेक्ट कर देती है। एल्वियोलाई की जो परत होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, उसको बिल्कुल थिन कर देती है। थिन करने की वजह से गैसेस का जो एक्सचेंज है प्रॉपर नहीं हो पाता है। गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा ठीक से, तो क्या होगा, क्या होगा, बार बार खांसी होगी। तो खांसी ज्यादा खांसने वाले, आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको खांसी बहुत होती है, और जल्दी भगवान के प्यारे हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं जल्दी। हम्म। तो ये तो था रेस्पिरेशन। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो 5 मिनट में आपके लिए दे रहा हूं, और 5-10 मिनट में आपसे लूंगा। जो पूरी प्रोसेस आपने पढ़ी है उसमें से मैं क्वेश्चन करूंगा। तो अगर आपको किसी को क्वेश्चन करना है। हाँ हाँ बोलिए। तंबाकू देखो, तंबाकू में आपको पता है तंबाकू के अंदर निकोटिन होता है, ओके। निकोटिन ये थोड़ी सी अगर डिटेल में जाओगी तो थोड़ा सा आगे की क्लासेस में जब आप बीएससी एमएससी में जाओगे तो थोड़ा से इनके इफेक्ट पढ़ोगे। निकोटिन जो होता है वो क्या करता है, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं। निकोटिन हुआ, स्मोकिंग हुआ, तो हमें हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज के। जब भी कोई आदमी शराब पीता है तो एक बार पीता है तो उसके रिसेप्टर्स का उसको रिसेप्ट कर लेते हैं, तो वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको बार 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 रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ओपन के ओपन रह जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं चलता, कुछ पी लें तब भी उनको असर नहीं होता। तो ये निकोटिन भी क्या काम करता है, निकोटिन भी, एक तो निकोटिन जो होता है, तंबाकू च्यूबिंग जो करते हैं, हमारी जो ये सलाइवा, एक तो जो जो लेगा उस पर डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, उसके किस पे फर्क पड़ेगा, डाइजेशन की प्रोसेस पे। कैसे, क्योंकि जो सलाइवा हमारी जो सलाइवा डाइजेशन के काम आनी चाहिए, वो तंबाकू च्यूबिंग करने के बाद में वो बार बार सलाइवा को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। तो उनमें क्या होगा, सलाइवा में क्या मिलता है बताइए, क्या बताया था मैंने, कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में, सलाइवरी एमाइलेज होगा। तो सलाइवरी एमाइलेज बार बार आप अगर बाहर थूकेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे उसको, तो फिर क्या होगा, प्रॉपर माउथ के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, केमिकल डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर जो काम हमारे मुंह को और दांतों को जो यहाँ होना चाहिए वो हमारी आंतों को करना पड़ेगा, इंटेस्टाइन पे फर्क पड़ेगा फिर, है। वहां पे एमाइलेज मिलेगा तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए आप, आपको अगर जो जो काम दिया जा रहा है आज, उसको टालते जाएं कि नहीं हम तो कल कर लेंगे उसको, और ऐसे ऐसे करके आपने 7 दिन का काम टाल लिया। तो जो मुंह के द्वारा जो काम करना चाहिए था, जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो काम करना चाहिए था, उसको आपने छोड़ दिया कि वो कर लेगा। यानी कि जो पेंक्रियाज पेंक्रियाज में जो एमाइलेज निकल रहा है वो काम कर लेगा, तो उस पर तो वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से निकोटिन जो चबाने वालों को एक तो हैबिचुअल हो जाते हैं, और हैबिचुअल हो जाते हैं तो बार बार उनको तंबाकू चाहिए, तंबाकू चबाने की आदत पड़ जाती है। तो बार बार अगर मुंह में तंबाकू रखेंगे तो सलाइवरी क्या, सलाइवा तो सीक्रेट होगा ही होगा। अब वो सलाइवा वो अंदर तो लेते नहीं है, उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं, उसको बार बार थूकते हैं। तो सलाइवा का क्या होता है, जब डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है, और फिर अल्सर भी हो जाते हैं यहाँ पे अंदर, घाव भी हो जाते हैं अंदर तंबाकू खाने वालों के। तो इसलिए इंजूरियस होती है। और दूसरी बात, कैंसर, दोनों कारणों से कैंसर भी होता है। निकोटिन जो होता है कैंसरस एजेंट होता है। यहाँ पे भी निकोटिन मिल रहा है, और स्मोकिंग में भी, वहां भी तंबाकू ही तो होती है उसमें भी, सिगरेट में भी तो तंबाकू ही होती है, उसमें भी तो निकोटिन ही है। तो निकोटिन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैंसर हो जाएगा। तो लंग्स के कैंसर हो सकता है ना, लंग्स का कैंसर निकोटिन की वजह से हो सकता है। और लंग्स का कैंसर अगर हो गया तो फिर क्या होगा, सीधा ऊपर जाएगा। एक लंग्स से तो काम चल जाएगा, ठीक है, एक लंग्स को निकाल देंगे, लेकिन अगर दोनों ही निकल गए तो, भाई हमारे दो लंग्स दो हैं, ओके, आंख दो हैं हमारी, एक से काम चल जाएगा। हार्ट बेचारा एक ही है, हार्ट को तो बड़ी सावधानी से रखना चाहिए, हार्ट एक ही है, हार्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई तो कैसे करें उसको, तो क्या करना, ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा पूरे को। लेकिन लंग्स में, दोनों लंग्स में से अगर एक को भी काट के निकाला जाए तो एक से काम चल जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे ही किडनी है, किडनी भी दो है, एक किडनी खराब होती है तो एक को निकाल, लेकिन दोनों किडनी अगर खराब हो गई तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है किडनी को। तो इसमें लंग्स के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्मोकिंग जो करते हैं तो, ओके। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता भी है तो उसको बता दीजिए कि स्मोकिंग ना करें, निकोटिन इज ए कैंसरस एजेंट। देखो निकोटिन भी इफेक्ट कर रहा है कैंसर करने के लिए, पर दूसरा काम वहां भी हो रहा है,
जो स्मोकिंग जो ले रहे हैं उससे भी एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो थिन हो रही है, उससे फिर गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, और सीलिया भी हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो कितने सारे नुकसान है इसकी वजह से। तो ऐसा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। आपके संपर्क में जो भी रिसेप्टर्स मतलब हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम आपको कुछ, मैं बोल रहा हूं तो आप किससे रिसेप्शन, आप परसेप्शन किस चीज से कर रहे हो, कानों के थ्रू कर रहे हो, आंखों से मुझे देख रहे हो, तो रिसेप्शन किस चीज से रिसेप्ट कर रहे हो मेरी आवाज को, कानों से। ऐसे ही सेल्स पे भी है ना, ईयर्स के थ्रू साउंड आ रही है ना आप में, तो आप रिसेप्ट कर रहे हो ना कोई चीज को, यानी एक्सेप्ट करना, महसूस करना, परसेप्शन करना उस चीज का। तो परसेप्शन किसके थ्रू कर रहे हो आप, ईयर्स के थ्रू। आंखों से क्या कर रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। तो ये क्या है, ये रिसेप्टर्स की तरह ही काम कर रहे हैं। ये तो आउटर रिसेप्टर है कि आंखें किसी चीज को देख रही हैं तो हमें पता चल रहा है ये पर्टिकुलर थिंग्स है। कान किसी साउंड को सुन रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किसकी साउंड है। ओके। ऐसे ही सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल्स की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे चैनल्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीज को ही रिसेप्ट करते हैं। मान लीजिए आपको इंसुलिन की कमी आ गई, इंसुलिन की अगर कमी है तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं, तो इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे काम करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज पे ही काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का ही काम करेगा। तो उसके लिए पार्टिकुलर रिसेप्टर अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अलग सेल्स में। जैसे लंग्स की सेल अलग होती है, स्टोमक की सेल अलग होती है भाई, शेप में, साइज में और रिसेप्टर के अकॉर्डिंग बेसिस पे शेप, साइज और रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं। हर चीज को अलग अलग रिसेप्ट करते हैं। पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के लिए ही अलग तरह की टेबलेट दी जाएगी ना, तो वहीं पे इफेक्ट करेगी ना। मेडिसिन जो पहुंचती है वो रिसेप्टर के थ्रू पहुंचती है। जो सेल्स जो है रिसेप्ट करेगी किसी चीज को, तो उसकी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, तो उस केमिकल्स को ही रिसेप्ट करेंगे, बाकी कोई चीज को रिसेप्ट नहीं करेगी वो। ओके। जैसे अल्कोहल ले रहा है कोई आदमी, अगर कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल के लिए सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, तो सेल उस चीज को रिसेप्ट करती है, अल्कोहल को। ठीक है। तो उसको आदत पड़ जाती है, चैनल्स ओपन रह जाते हैं, बार 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 आएंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी, बार बार खुलेंगे बार बार बंद होंगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो चैनल ही ओपन रह जाते हैं, और जिनको चैनल ओपन रह जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको तो रिक्वायरमेंट होती रहेगी, सुबह भी दे दो, शाम को भी दे दो, दोपहर को दे दो, दिन और रात वो शराब पीता रहेगा, क्योंकि उसके रिसेप्टर आप ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पहली बार अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको आपका फ्रेशनेस होता है। आप स्मोकिंग को छोड़िए, आप चाय पे ही जाइए। चाय कौन कौन पीता है आप में से, मॉर्निंग मॉर्निंग टी कौन कौन लेता है, और किस किस को, कौन कौन हैबिचुअल है चाय पीने का, कि अगर उनको चाय, सुबह की चाय नहीं मिले तो उनको महसूस होगा कि नहीं मुझे चाय चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं। हाँ। तो आप हैबिचुअल हो चुके हो, क्यों, क्योंकि चाय में भी क्या होता है, क्या होता है, टैनिन होता है, एल्केलॉइड्स होते हैं, और वो एल्कोलॉइड्स के लिए अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में। तो आपकी सेल्स को आदत हो गई है, आपके चैनल्स ओपन हो गए हैं, तो उनको चाहिए ही कि आओ चाय पीनी है। आपको आदत हो गई कि सुबह अगर चाय नहीं मिली तो वो, उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि नहीं चाय चाहिए, अपने आप ही ऑटोमेटिक बॉडी मांगने लग जाती है कि चाय की जरूरत है मुझे, चाय की जरूरत है। तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में। तो आपकी सेल्स को आपने हैबिचुअल कर लिया, किसके प्रति, टैनिन, कैफीन। अगर कॉफी लेते हो तो हाँ, कॉफी अगर पीते हो तो कॉफी वालों को कॉफी की आदत पड़ जाती है, वो उसमें क्या होता है, कैफीन होती है, एल्केलॉइड्स होते हैं। तो कैफीन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, निकोटिन के अलग होते हैं, टैनिन के अलग रिसेप्टर्स होते हैं, अल्कोहल के रिसेप्टर्स अलग होते हैं। तो अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, और मेम्ब्रेन पे मिलते हैं वो रिसेप्टर, तो वो उनको बाइंड कर लेती हैं, तब एहसास होता है हमें। ऐसे ही मेडिसिन भी ऐसे ही काम करती है। पर्टिकुलर जो मेडिसिन दी जाती है वो उसी जगह पे इफेक्ट करेगी, उन्हीं सेल्स को जाके अफेक्ट करेगी, बाकी किसी को अफेक्ट नहीं करेगी। एनेस्थीसिया दिया जाता है ना बेहोश करने के लिए, तो वो वहीं पे ब्रेन्स पे ही अफेक्ट करेंगी, वो ब्रेन्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको ही अफेक्ट करेंगी, यानी कि आपको महसूस होना ही बंद हो जाएगा। तो हर हर एक उसका रिसेप्टर का एक अलग रोल होता है, वो रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स पे होते हैं। ठीक है। और किसी को कोई चीज और। हम्म। निकोटिन एल्कलॉइड्स है बेटा,
निकोटिन एल्केलॉइड्स है, और निकोटिन कहाँ मिल रहा है? तंबाकू में मिल रहा है। तो ये हाँ, बेकार चीज है ये। निकोटिन हार्मफुल है हमारे लिए, हमें निकोटिन का यूज नहीं करना चाहिए। निकोटिन तंबाकू में मिल रहा है। निकोटिक्स क्या होता है? नारकोटिक्स। हाँ, तो निकोटिक्स तो वो निकोटिन से मिलके बना है। तो ये तो देखो, नाम तो निकोटिन है। अब देखिए, पैरासीटामोल है। आप लेते हो पैरासीटामोल, नाम सुना है आपने? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जेनरिक नेम है। किसके लिए? फीवर के लिए। फीवर और एनाल्जेसिक्स है। क्या है? एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द निवारक दवा, जिससे हमारी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो उसको खत्म कर देता है। तो पीसीएम, पैरासीटामोल टैबलेट इसलिए ली जाती है। अब पीसीएम डिफरेंट टाइप्स की, पीसीएम तो जेनरिक नेम है। अब वो पीसीएम बहुत सारी मेडिसिन में मिलता है। जैसे आप पहले बुखार के लिए, यानी फीवर जब होता है तो आप कौन कौन सी टैबलेट लेते हो? बताओ, एक आध नाम बताओ आप। बुखार के लिए कौन कौन सी टैबलेट लेते हो आप? हैं? कौन सी लेते हो? पीसीएम तो जेनरिक नेम है, लेकिन पीसीएम के अलावा और भी लेते हो आप। नीमोसाइड प्लस है। सेट्राजिन में क्या मिलता है? सेट्राजिन में नहीं मिलता है ये पैरासीटामोल। और बताओ कौन सी टैबलेट लेते हो? नीमोसाइड लेते हो। कॉम्बी फिल्म नाम सुना है? कॉम्बी फिल्म। कॉम्बी फिल्म नाम सुना है? कॉम्बी फ्लेम। कॉम्बी फ्लेम टैबलेट को देखना, उसमें जेनरिक जो है, जो केमिकल जो होगा, सॉल्ट जो होगा, वो पीसीएम ही होगा, पैरासीटामोल ही होगा। तो जेनरिक नेम है। आप जो बोल रहे हो ना निकोटिन, तो जेनरिक नेम है। अब निकोटिन किसी में भी मिल सकता है। सिगरेट में मिलेगा, बीड़ी में मिलेगा, और भी जो हुक्का पीने वाले जो तंबाकू होती है उनमें भी मिलेगा। तो निकोटिक्स उससे मिलके बना होगा। ओके। तो बहुत सारे शब्द मिलके बनते हैं, तो उसका कोई जेनरिक नेम तो निकोटिन है। उससे रिलेटेड कोई चीज होगी ये निकोटिक्स। और चीज, और कोई क्वेश्चन हो तो करिए, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा फिर आपसे रेस्पिरेशन में। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बताइए। मोहित, रौनक, युग, वंश, बताइए। डेजर्ट प्लांट्स का क्या बताया था मैंने? बताइए, क्या चीज बताना है? डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में कुछ नहीं है। डेजर्ट देखो, आपको मालूम है कि डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उसकी लीव्स जो होती हैं, लीव्स कैसी कैसी हो जाती हैं? ज्यादातर मॉडिफाई हो जाती हैं। हाँ, थॉर्न के रूप में हो जाती हैं, यानी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो स्टेम कैसा हो जाता है उनका? स्टेम, हाँ, वैक्सी। अब होता क्या है, इन डेजर्ट प्लांट्स में ये डे टाइम में ही सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं ये। मैंने ये बताया था कि सनलाइट को तीन, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें तीन रिएक्शंस मैंने बताई थी आपको। पहली रिएक्शंस में तो क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। क्या किया जाता है? सारे ही प्रोसेस, सारे ही प्लांट्स में यही प्रोसेस चलेगी, सारे प्लांट्स में यही प्रोसेस चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सनलाइट का ट्रैप किया जाता है किसके थ्रू? कौन करेगा ट्रैप? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगी। दूसरी स्टेप में क्या होगा? दूसरी स्टेप में क्या होगा? वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन होगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का, हाँ सॉरी, फोटोसिंथेसिस में क्या काम कर रहे हैं? CO2। CO2 का क्या होगा? CO2 रिड्यूस हो, CO2 रिड्यूस होके क्या बना लेगी? ग्लूकोज। तो CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। एक रिएक्शन ये होगी। पहला तो सनलाइट को ट्रैप कर लिया, और फिर जो केमिकल, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? जो लाइट एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी क्या बना रहे हैं? एनर्जी तो लास्ट में क्या बनती है इसमें? एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है यहाँ पे? बताइए। देखिए, ग्लूकोज। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है ना? तो इसमें देखिए तीनों प्रोसेस सारे, चाहे वो अ, ये जो आप बोल रहे हो
कौन से कौन से प्लांट्स बोल रहे हो? किस तरह के प्लांट्स हो? डेजर्ट डेजर्ट प्लांट हो या कोई से भी प्लांट हो, तीनों चीजें तो होंगी होंगी, तीन प्रोसेसेस में होंगी। फर्स्ट, सनलाइट के द्वारा, वो क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा। क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, केमिकल एनर्जी वो सन लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और CO2 रिड्यूस होगी किसमें? CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना देगी, ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है। तो तीनों प्रोसेस होंगी, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में मैंने थोड़ा सा ये बताया था आपको कि ये क्या करते हैं, दिन दिन के टाइम पे ट्रैप कर लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी को, क्या कर लेते हैं, ट्रैप करके और स्टोर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा नाइट टाइम में भी ये क्या कर सकते हैं, नाइट के टाइम में भी उस एनर्जी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हद तक। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी के प्लांटों में ऐसा नहीं होता, थोड़ा डेजर्ट प्लांट्स में वो स्टोरेज कर लेते हैं, उसको ट्रैप करके स्टोर कर लेते हैं उसको, यही है, बाकी और कुछ नहीं है। और कोई? तीनों प्रोसेस होंगी, लेकिन तीनों प्रोसेस को ध्यान रखना है। क्लोरोफिल के द्वारा सन लाइट एनर्जी, सनलाइट जो है ट्रैप की जा रही है, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट ट्रैप की जा रही है। दूसरे में वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। तीनों प्रोसेस जरूर लिखनी है। हाँ, और कोई? और कुछ? बस। तो रेस्पिरेशन, अच्छा, ईमानदारी से बताइए आप, किस किस ने उसको रिकॉल किया था उसको? कल जो पढ़ाया था हमने, मैकेनिज्म पढ़ाई थी, सारी पूरी प्रोसेस हमने पढ़ा दी थी। किस किस ने थोड़ा सा रिकॉल किया था उसको कि हाँ कल पूछ लेंगे सर, तो हम पढ़ लें थोड़ा सा? हाथ ऊपर कीजिए। याद किया था? अगर मैं आज पूछूं कुछ क्वेश्चन, पांच पांच सात क्वेश्चन पूछूंगा, ओके? मुझे बताइए, कितने टाइप्स, हाँ राही, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से, अनम्यूट कीजिए, ओके। मैं कुछ पांच सात क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा मुझे। मुझे बताइए, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन? अच्छा। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? और ह्यूमन बॉडी में भी होता है कहीं? लैक्टिक एसिड बनता है, ओके, लैक्टिक एसिड बनता है। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। अच्छा बताइए, इन तीनों का मीडिएटर क्या होगा? तीनों जो प्रोसेस होंगे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो चलेगा, उनमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो तीनों ही प्रोसेस में बनता है, उसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन फिर किस में होता है? किस अलग फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, लेकिन मीडिएटर के रूप में एक केमिकल बनता है, उसका क्या नाम है? हाँ, नहीं मालूम? अच्छा, सयानी? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, पायरुवेट बनता है उसमें, पायरुवेट, ओके। मैंने कल खूब अच्छी तरह से समझाया था, पूरी कई कई बार बोला था मैंने, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा। कंप्लीटली ब्रेकडाउन, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो बीच में पहले एक केमिकल बनेगा, पायरुवेट, पायरुवेट फाइनल। पायरुवेट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो तीनों प्रोसेस में अलग अलग बनेंगे, तीनों ही प्रोसेस में अलग अलग बनेंगे। पहली जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और एनर्जी। दूसरी जो प्रोसेस मैंने बताई थी फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन में CO2 बनेगी और एल्कोहल बनेगा पायरुवेट से। और मसल्स में जो बनेगा वो पायरुवेट टूट करके केस में बना क्या बना लेगा? लैक्टिक एसिड बना लेगा। तो मैंने कल अच्छे से समझाया था इस चीज को कि पायरुवेट का ध्यान रखना है अगर आ जाता है क्वेश्चन तो। फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे तीनों में ही, लेकिन मीडिएटर के रूप में वो मिडिल जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो तीनों में ही पायरुवेट बनेगा। अच्छा, मैंने ये भी बताया था, ओके। राही, क्रैप साइकिल, क्रैप साइकिल क्या होता है? क्रैप साइकिल किसमें चलता है? हम्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रैप साइकिल चलेगा, सयानी? लेकिन कल पढ़े ही नहीं थे आप तो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रैप साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस चलती है बताओ मुझे, आप पहुंचो वहां पॉइंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी होती है प्रोसेस? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी किसकी प्रेजेंस में चलेगी?
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हाँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस आप बोलोगे, राही बताएगी ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? सयानी? नहीं मालूम। अनुभूति? कल क्लास अटेंड की थी? ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? हाँ हाँ, गुड। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। भाई नाम से देखो, ग्लाइको फिर लाइसिस, लाइसिस का मतलब है टूटना, ब्रेकडाउन, और ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहला रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कहला है। और ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होगा, यानी कि ग्लूकोज तीनों में ही हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, फर्मेंटेशन में भी हो रहा है, और मसल्स में भी। तीनों ही प्रोसेस जो चल रही है इनमें ग्लूकोज ही तो है, इसी पे तो वर्क हो रहा है, ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा है, तो तीनों में ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, उसमें बन गया CO2 वाटर एंड एनर्जी, दूसरे में फर्मेंटेशन में अल्कोहल, इथेनॉल एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2, और लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है। और मसल्स में भी क्या होगा? मसल्स में CO2 नहीं बनेगी, मसल्स में CO2 नहीं बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स उसके लैक्टिक एसिड के बन जाएंगे, उसमें CO2 जनरेट नहीं होगी, और कुछ अमाउंट में एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कल बहुत अच्छे से मैंने पूरा एक आपको डिस्कस किया था, 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे डिस्कस किया था, उसमें 1 घंटा तो हमारी ऐसी थी जो मैंने ही बोला था, आपने कुछ बोला ही नहीं था। 1 घंटे से ज्यादा तो मैंने ही बोला था पूरा। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप, और क्वेश्चन अगर मैं करूं तो वो एक बार देख लेना। जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए मैंने ग्रुप में वीडियो डाल दिया है, उसको जरूर देख लेना एक बार, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप सारी प्रोसेस समझ जाएंगे, एरोबिक, एनारोबिक तीनों टाइप से कैसे होता है, फिर एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में क्या, दोनों में किस तरह से, तीनों में डिफरेंस क्या है, एरोबिक में और एनारोबिक में डिफरेंस भी हमने लिया था। फिर एनिमल्स में किसके थ्रू हो रहा है, फिर हमने रेस्पिरेशन की रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे थे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद में हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी थी कि कैसे होती है, मैकेनिज्म देखी थी, और इन पूरी प्रोसेस हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से चल रही है पूरी मैकेनिज्म देखी थी। तो थोड़ा देख लेना, टाइम भी हो गया काफी। रेस्पिरेशन आज फिनिश, अब कोई रेस्पिरेशन पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी, इनसे आउट एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है।